तो जवाबी टैरिफ से दुनिया भर की सांसें ऊपर नीचे करने वाले ट्रंप अब खुद ही अपने घर में घिरते नजर आ रहे हैं। 19 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर साफ किया है कि भारत पर 50% के भारी भरकम टैरिफ लगाने से भारत से संबंध बिगड़ रहे हैं। ऐसे में चिट्ठी का एक तत्काल प्रभाव ये देखने को मिला कि ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना फिलहाल टाल दी है। अब ट्रंप की इस नरमी के क्या संकेत हैं? क्या भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही वार्ता पर इस कदम का कोई असर होगा? आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए और हम इसका विश्लेषण लेकर जाएंगे आज के खास मेहमानों पे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जो नरमी के संकेत आए हैं जेनेरिक दवाओं के टैरिफ को टालने वाला फिलहाल, ये क्या आगे बरकरार रहेगा या जो ट्रंप साहब की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको देखते हुए मामला थोड़ा संगीन लगता है। करेंगे चर्चा खास मेहमानों से। पहले रिपोर्ट। ये खबर भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए एनर्जी बूस्टर की तरह है। तो ये भी समझना होगा कि आखिर भारत के लिए खबर क्यों राहत भरी है। तो इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की डिमांड बहुत ज्यादा है और भारत से जेनेरिक दवाओं के निर्यात में 40% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को ही जाता है। यानी भारत की जेनेरिक दवाओं का अमेरिका एक बड़ा बाजार है। फिलहाल तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पटरी पर दिख रही है, जिसका पॉजिटिव संकेत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने एक बयान में दिया है और कहा है कि नवंबर तक डील होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। तो फिर ट्रंप को अपने जवाबी टैरिफ पर अपने ही देश के सांसदों को जवाब देना होगा और इसके लिए उन्हें नरम रुख भी अपनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार, पूर्व वित्त सचिव। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय बग्गर सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है बग्गर सर आपका। और हमारे साथ अनुराग सिंह सर जुड़ चुके हैं, यूएस से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे लिए वक्त निकालते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनुराग सर, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल। गुड इवनिंग सर। चर्चा की शुरुआत गर्ग सर आप ही से कर रहे हैं। अब अमेरिका भारत से 47% जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, ये तो लॉजिक हर कोई देता है, लेकिन इस बार अब ऐसा लग रहा है कि उसको टाल दिया गया है। फिलहाल उस पर अब विचार विमर्श बाद में किया जाएगा। तो ये नरमी के संकेत हैं सर, या जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ इंटरनली ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है, या भारत के साथ संबंध नए सिरे से देख रहे हैं ट्रंप? एग्जैक्टली क्या चल रहा है सर? देखिए, जो मेरी समझ है उसमें दबाव का तो कोई असर मुझे नज़र नहीं आता। ये जो 19 बेसिकली डेमोक्रेटिक लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, ट्रंप के लिए उस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। उसमें एक भी रिपब्लिकन ने भी ज्वाइन नहीं किया, और अगर रिपब्लिकन ज्वाइन भी कर लेते तो भी असर नहीं पड़ता। बट इसके अदरवाइज तो इसका कोई असर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंच रहा है, देश अमेरिका की जो हिंदुस्तान के साथ अच्छी रिलेशनशिप उसको खराबी हो रही है। तो सब चीज़ें पता हैं, हर एक
इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो इसका कोई असर मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी बात, ये जो जेनेरिक वाला है, देखिए आप अगर ट्रंप को बड़े ध्यान से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ये ट्रंप टैरिफ को हथियार के रूप में यूज़ करते हैं। और जब भी अगर ऐसा लगे कि कोई हथियार, ये टैरिफ का हथियार काम नहीं कर रहा है या इससे कुछ विपरीत असर पड़ता है ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए, अमेरिका के लिए, तो वो उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। ये जेनेरिक ड्रग्स पे टैरिफ लगाने का बहुत समय से बात हो रही है, लेकिन लगाया नहीं है उन्होंने। अभी जो लगाया था वो भी उस पे लगाया जो ब्रांडेड टैरिफ्स हैं, और उसमें भी इस तरह की कंडीशन के साथ लगाया था कि अगर आप अमेरिका में प्रोडक्शन के लिए केवल पहला पत्थर, पहली ईंट भी रख देंगे तो भी नहीं लगाएंगे। चाहे उसके 2 साल, 3 साल, 4 साल कब बनेगी दवा उसका पता नहीं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन को बता देंगे तो भी हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, राइट। और जेनरिक पे तो लगाया ही नहीं था। तो ये एक वो जो प्रैक्टिकल उनकी समझ है उसके हिसाब से जेनरिक पे उनको कोई सेंस नज़र नहीं आता अमेरिकन कंज्यूमर्स के हिसाब से और अमेरिकन कॉस्ट को देख के, क्योंकि अमेरिका में बहुत हाई कॉस्ट मेडिसिन्स हैं और उसमें जो जेनेरिक हैं वो सबसे सस्ती हैं। अगर उसको ही आप बंद कर देंगे तो अमेरिकन जो पेशेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मेडिकल के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है वो हो नहीं रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए जी। कि इससे कोई नरमी आ रही है। ये Absolutely. बिल्कुल प्रैक्टिकल एटीट्यूड जो है उसका मैनिफेस्टेशन है। ऑल राइट सर। भगत सर, आपका एनालिसिस सर, क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ सुभाष जी के एनालिसिस से। देखें तो एक्चुअली 21 कांग्रेस के लोगों ने साइन किया है, 19 और 2 जो ऊपर हैं, जिनके लीडरशिप में कह रहे हैं कि रो खन्ना और रॉस के लीडरशिप में ये साइन हुए हैं, तो 21 हैं टोटल। मीडिया 19 ही कहते जा रहे हैं। मैंने एक्चुअली चिट्ठी खोल के गिना, क्योंकि कई जगह 21 था, कहीं 19, तो 21 ने साइन किया है, डेमोक्रेट्स हैं। और ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारतीय मूल के काफ़ी सिटीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं और जो के बरखिलाफ हैं आपकी नीतियों के, और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाइए। तो जो कुछ कह रहे हैं वो अच्छा है। इससे क्या ट्रंप पे असर पड़ेगा वो अनुराग ज़्यादा बता सकते हैं, बट मेरा अनुमान दीपक जी यही है कि ज़्यादा ट्रंप पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन रिपब्लिकन कांग्रेस वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही डरते हैं ट्रंप से। और बिल्कुल ऐसा तकसीम हो गया है अमेरिकन पार्लियामेंट ऑन पार्टी लाइंस, बहुत ज़बरदस्त एक पोलराइजेशन है पॉपुलेशन में भी और पार्लियामेंट में भी। तो ओवरऑल ट्रंप तो इसको नज़रअंदाज करेंगे। रही बात मेडिसिन की, अच्छा है, इससे ज़रूर राहत मिलेगी हमारी कंपनियों को जो असमंजस में थी कि इस पे टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आता है। अब ये पक्का हो जाए, ये तो ट्रंप की नीति नहीं है। ट्रंप की नीति है स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। तो अब देखिए, जैसे ईयू के साथ करार हो गया था, बातचीत हो गई, सब हो गया, अब फिर से उन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है ईयू में, और पिछले 3-4 दिनों में ईयू में यही डिस्कशन चल रही है अब इसको कैसे झेलें। अब उन्होंने डिजिटल खोल दिया है, टेक्नोलॉजी कंपनियों का रेगुलेशन खोल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के साथ आप एक पड़ाव ले सकते हैं कि यहाँ पे आके बात रुक गई। उनका जो मर्जी है वो करेंगे, और स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनका वेपन है दीपक जी, तो इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। बट ये वेलकम स्टेप है जेनरिक्स के लिए। चिट्ठी वेलकम इसलिए है कि पहले बारी इंडियन डायस्पोरा का जिक्र हो रहा है, नहीं तो इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआई है और भारतीय मूल के अमेरिकन सिटीजन जो हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल सुनी नहीं गई। किसी ने भी बढ़कर भारत के हित में कुछ भी पब्लिक में नहीं कहा, सब डरे हुए हैं, सब अपने तरफ देख रहे हैं। तो और ऐसा ज्यूस अगर देखें, वो इजराइल के
पक्ष में बड़ी स्ट्रांगली आते हैं। अब ये कह सकते हैं ज्यूज एक रिलीजन है, भारतीयता एक देश है, तो वो फर्क जरूर पड़ जाता है दोनों में। बट पहली बारी भारतीय मूल के लोगों की आवाज उठाने की भी इसमें कोशिश की गई है। एब्सोल्युटली सर। अनुराग सर, क्या वाकई में जो 2 अप्रैल को जो लिबरेशन डे टैरिफ लागू होने के अब लगभग 6 महीने बाद उसका क्या फ़ायदा मिला अमेरिका को और क्या नुकसान मिला? बेसिकली तो घरेलू कंपनियों और जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि उल्टा उन पर बोझ डाल रहे हैं ये टैरिफ। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है सर? क्या वाकई में ट्रंप रियलाइजेशन के मोड में है? कोई दबाव है, या जैसा सर ने बताया कि द स्ट्रेटेजी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये उसी का ही एक पैंतरा है? दीपक देखिए, अगर वो यूएस कंज्यूमर्स पे ही प्रेशर डाल रहे होते टैरिफ्स, तो फिर हमें उसकी चिंता करने की जरूरत क्या है? तो देन व्हाट इज द पॉइंट हम उस पर इतना वक्त जाया कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम सेइंग द कंट्रीज विच आर एक्सपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल इंडिया इन दिस केस, राइट? तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं उनको नुकसान होता है बिकॉज कॉस्ट शेयरिंग होती है, तो वो नैरेटिव तो ठीक नहीं है। सेकेंड, आई थिंक दीपक, आपने जब मैंने ये चेक किया मेमो, और उसमें देखा तो उसमें तो सभी वो डेमोक्रेट्स ही हैं। कुछ के नाम सुने हुए हैं, बाकी भी फिर मुझे कुछ नए नाम पता लगे। दीपक, मैं यहाँ पे सब चैनल सुनता हूँ, एंड स्पेशली जो इस समय एंटी प्रो डेमोक्रेटिक चैनल है वो जरूर सुनता हूँ। मुझे डेमोक्रेट्स कोई इंडिया के फ्रेंड्स नहीं नजर आते। I have always found them opposing almost everything that India stands for, except when it is helping them to oppose Trump. तब वो बस लगता है कि इंडिया के सुर में सुर मिला रहे हैं। और ये अब मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम डेमोक्रेटिक सपोर्टिंग चैनल जितने भी लिबरल प्रेस हैं, हर समय कभी भी प्रो इंडिया स्टैंड नहीं लेते। इवन ऑन द वेरी फेयरेस्ट ऑफ द इश्यूज वेयर इंडिया इज एब्सोल्युटली राइट, दे आर एंटी इंडिया। बट यहां पर वो थोड़ी सी बात कह रहे हैं, which means that we should be suspicious of how these people are putting the voices, including ये जो कांग्रेसमैन है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपनी सेफ टेरिटरीज में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे कांग्रेसमैन से जाके जो मर्जी चिट्ठी लिखवा लीजिए, वो चिट्ठी लिख देते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो कुछ लोग, कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो अगर कोई बात कहेंगी तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। तो ये एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। इनकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले करंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? ये बिल्कुल राइट सेंटिमेंट नहीं है। इनफैक्ट ये इस समय अमेरिकन सेंटिमेंट भी नहीं है, क्योंकि अबाउट 60% ऑफ द अमेरिकन्स ब्रॉडली आर विद व्हाट ट्रंप इज डूइंग करंटली। एक थोड़ा सा इससे अगर स्टेप पीछे जाए दीपक, तो एक लार्जर पॉइंट मैं रखना चाहता हूं, विच इज हमें ये इसको ना एंटी इंडिया प्रो इंडिया ये स्टैंड से नहीं देखना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड में हर जगह राइट विंग लीडर्स का राइज हुआ है। वो आप यूके में इलेक्शन कराइए, नाइजल फराज इलेक्ट हो जाएंगे। इटली में मेलोनी है, यूएस में ट्रंप है, चाइना में शी जिनपिंग है, इंडिया में मोदी साहब है। ये सब राइट विंग लीडर्स हैं जिनके लिए कंट्री पहले आता है। तो आई वुड से व्हाटएवर ट्रंप इज डूइंग इज नॉट एंटी इंडिया, इट इज प्रो यूएस। एंड उस सेंस से हम देखें तो हम पॉलिसी को समझ पाएंगे। और उसमें बस वो वही कह रहे हैं कि देखिए थोड़ा गिव एंड टेक कीजिए। ग्लोबलाइजेशन जो पिछले 20-25 साल से हर जगह चल रहा था, अब वो ग्लोबलाइजेशन तब तक ठीक था जब तक वेस्ट के जॉब्स डेवलपिंग कंट्री में आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे टाइट टर्न हो गई है, सेंटिमेंट चेंज हो गया है, लिबरल गवर्नमेंट्स को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं बिकॉज जॉब्स जा रहे हैं। तो ये राइट विंग का राइज है। इस पे अगर कंट्रीज कहते हैं कि देखिए ये फ्री जॉब ट्रांसफर नहीं होगा, थोड़ा ट्रेड ऑफ आप भी कीजिए, तो वो आई थिंक फेयर है। तो दैट इज माय ब्रॉडर लेंस दीपक, उस सेंस में देखना चाहिए। ये कांग्रेसमैन तो आई थिंक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा इनको कोई आदमी लाइक नहीं करता, दैट आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू। नहीं, ठीक है सर, वो कांग्रेसमैन अब किस विचारधारा के हैं, वो क्या करते हैं, आपने कहा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, तो मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ही देख रहा हूं सर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 21 सांसद हैं जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, मैं अब उनका उस पर नहीं जाऊंगा और उस पर हमें पॉलिटिकल वो भी नहीं, बट जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि भाई द्विपक्षीय व्यापार से लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं, टैरिफ इसको खतरे में डाल रहा है। अब ये तो डेटा भी बता रहा है ना सर, भले ही उसको रिग ट्रम्प कितना भी कह दें, बट डेटा तो बता रहा है कि वहां पर इफेक्ट पड़ रहा है। और टैरिफ की वजह से चीन और रूस के करीब जा रहा है भारत,
यूएस के हितों के विरुद्ध है, ये उस चिट्ठी में लिख रहे हैं। तो ये तो सत्य है, ये बात तो ट्रंप भी मान रहे हैं। ट्रंप ने स्वीकारोक्ति दी अपनी और खुद ट्वीट करके कहा। तो ये सारी चीजें, और क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, जो कि एक यूएस को एक स्थिरता प्रदान करता था इस पूरे इलाके में, ये इस चिट्ठी में इन सब का जिक्र है सर। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं बस इसकी एक लाइन और फिर आई थिंक देखते हैं इसमें गर्ग सर का क्या कहना है और अजय सर का क्या कहता है जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा दीपक, जब ये 4 साल बाइडेन सरकार में थे तो कौन से इन्होंने लड्डू दे दिए इंडिया को? तब क्या इन्होंने कर दिया इंडिया के लिए? आई हैव ऑलवेज सीन देम जस्ट ये अपना लिप सर्विस देते हैं एंड द पॉलिसीज आर ऑलवेज। अनुराग सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं, क्या ये चर्चा है? हम तो इस वक्त इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये देख रहे हैं कि जो ट्रंप ओवरऑल जो नीतियां लेकर आए हैं, वो ट्रंप उन नीतियों का इम्पैक्ट जो इंडिया पर आ रहा है, और अब वो खुद अपने घर में जो घिर गए हैं, हम उसका एनालिसिस करें। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया? आपने कहा, अब एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि आपने कहा कि इसको एंटी इंडिया मत देखिए ट्रंप को। देखिए सर, हम अब ठीक है, जहां तक बायलैटरल इश्यूज हैं, बिजनेस है, वहां पर तो हम नहीं देखते, बट जब बात आएगी कि आप मुनीर को बुला करके वहां पर जो है डिनर करा रहे हैं, लंच करा रहे हैं, है ना, उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके वहां पर जाकर आपकी फैमिली जो है बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है, भारत को नीचा दिखाने का आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे, आप तंज कस रहे हैं, इतने बड़े मंच से तंज कस रहे हैं कि उन्होंने विमान गिरा दिए। वो नैरेटिव जो पाकिस्तान चलाना चाहता है, उसको पूरा बैकअप जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। तो हम कैसे एंटी इंडिया ना माने ट्रंप को सर? करेक्ट। नहीं, तो ओके दीपक, जस्ट 2 बातें रखता हूं। देखिए, जैसे मैंने गवर्नमेंट्स का सेटअप बताया, हर जगह इस समय 60% ऑफ द कंट्री और तमाम, और इंडिया में भी वो है, कंट्री फर्स्ट पॉलिसी चल रही है। तो अगर इंडिया भी कहता है कि हमारी सोवरेनिटी सुप्रीम है, हम जिससे जाके हाथ मिलाएं, जिसके साथ फोटो खिंचवाएं, जिससे मर्जी ऑयल खरीदें, वो हमारी सोवरेनिटी है, विच इज रिस्पेक्टेड। ऐसे ही दूसरा कंट्री भी करेगा। तो लेट अस नॉट टेक इट एज अ प्रो इंडिया एंटी इंडिया, राइट? और उसमें थोड़ा नोकझोंक होगी। ये दिस इज अ ब्रॉडर पॉइंट। सेकंड इज द पॉलिटिकल। दीपक देखिए, हर कंट्री एक लक के साथ आता है और बाकी उसको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ कंट्रीज को बस तेल ही मिल गया, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बस वो तेल ही बेचे जा रहे हैं तो वो रिच हैं। कोई उनके सिटीजन ने कोई ग्रेट काम नहीं किया। इंडिया में बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया कुछ नेबर से घिरा हुआ है तो हमें उसके साथ अब समझना पड़ेगा कि उसको कैसे मैनेज करें। पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगी ना दीपक। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और फिर उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो आई थिंक वी शुड लुक बिहाइंड दीज क्वेश्चंस एंड देन लेट्स नॉट ब्लेम आउटसाइडर्स ऑलवेज के देखिए उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप कंट्री फर्स्ट पॉलिसी से आप भी चलिए और अपने लिए देखिए, और दूसरा कंट्री भी अपने हितों की रक्षा पहले करेगा। तो ये वर्ल्ड थोड़ा चेंज्ड वर्ल्ड है, वी हैव टू अडैप्ट टू इट। ऑलराइट सर, मैं गर्ग सर के पास चलूंगा। गर्ग सर, क्या लग रहा है सर, आगे अब किस तरह का जो रुख ट्रंप साहब अपना रहे हैं? शुरुआत में बहुत एग्रेशन से शुरू किया, फिर थोड़ा सा समझदारी वाली बातें करनी शुरू करी, फिर ऐसा लग रहा है कि अब समझदारी की बातें उनकी ज़ुबान पर हैं, लेकिन दिल में अभी भी इंडिया को लेकर कुछ खास रुख उनका चेंज हुआ नहीं है सर। तो आगे क्या आप स्थिति देख रहे हैं? हम तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बीटीए होने वाला है, बीटीए होने वाला है, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, हम तो यही सपने देख रहे हैं सर। ये देखिए, जो अनुराग भी कह रहे थे, और यो आपकी खुद की जो एक तरह से दुविधा और जो क्षोभ है, एक तरह से वो जो सामने आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसको हमें रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया में, और ये हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। देयर इज अ फंडामेंटल रिसेट गोइंग ऑन। जिस तरह से हम पिछले 50, 60, 70 साल की रिलेशनशिप को से देखते आए थे, उसके जो फंडामेंटल रीजंस थे, जो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको वहाँ जाके डिलीवर करनी होती थी, जो उसमें इन्वेंशंस और सब करने के लिए आपको टैलेंट को अमेरिका में जाना पड़ता था, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए भी वहाँ जाना होता था, गुड्स प्रोड्यूस करके बाकी दुनिया से अमेरिका के कंज्यूमर्स को सस्ती प्रोवाइड करने के लिए सारी व्यवस्था बनी थी। वो फंडामेंटली रीसेट हो रही है। कैसे रीसेट हो रही है? जस्ट आप इसको इस तरह से देखिए
कि हमारे यहाँ पे भी पिछले 25 सालों में 25-30 सालों में हमने बहुत बीपीओ बिजनेस किया। यहाँ से हम सर्विसेज देने लगे, उससे पहले नहीं करते थे। आजकल हम उनके साथ बहुत सारा ये जीसीसी के जरिए उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बीपीओ से और जीसीसी के जरिए जो काम हम अमेरिकन कंपनीज के लिए कर रहे थे, वो काम अब पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट करता है कि जो फिजिकली इंडियंस को अमेरिका में जाने की ज़रूरत हो, राइट। तो अब आज के दिन अमेरिकन्स को इंडियंस का फिजिकली आना की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर हैविंग देम फॉर एनी पर्पस, राइट। ये कारण है कि आप अभी एंटी इमिग्रेंट्स की जो जितनी आप इस समय आवाज़ देख रहे हैं, जितना माहौल देख रहे हैं, वो इस बात को एक्सप्रेस करती है कि भाई एक तो आप आइए मत अब, और जो आ गए हैं उनमें से पहले कम से कम जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो लीगल नहीं है, वो पहले चले जाएं। हमें नहीं चाहिए आपका, राइट। और ये $1 लाख लगाना, ये लगाना, तो एक ये फंडामेंटल रिसेट हो रहा है कि दुनिया इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंटीग्रेटेड होने के लिए आपको इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आने जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल सर्विसेज के रूप में डिलीवर हो रही हैं, और सर्विसेज की डिलीवर करने के लिए गुड्स को काफ़ी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के अमेरिकन्स डोंट नीड द ट्रेडिशनल support from India, either politically or economically or in terms of human resources, as much as it used to do it. अब इसके कारण से ये रिडिफाइन हो रहा है। दूसरा एक और जो आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, वो ये है कि सारी जो डिजिटल इकोनॉमी बन रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी बन रही है, उसके लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं। अब जैसे ये रेयर अर्थ का जिसमें सवाल आता है कि आपको रेयर अर्थ जो है उसकी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे, चाहे आप और ये आप सोलर में इस्तेमाल कर लीजिए, या कंप्यूटर्स में इस्तेमाल कर लीजिए, या सेमीकंडक्टर से बनी चीज़ों में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये जो टैलेंट है मैन्युफैक्चरिंग, इसको कहाँ से आपको मिल सकता है? अब वो चीज़ आपके पास, हिंदुस्तान के पास ऑफर करने के लिए नहीं है, चाइना के पास है, कुछ हद तक हो सकता है पाकिस्तान के पास भी है, और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत है तो हम शायद वो ना दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप और अमेरिका काफ़ी हद तक हिंदुस्तान को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बतौर नहीं देखता है, और ये अमेनेबल भी नहीं है, ये उतना तैयार भी नहीं है बहुत आराम के साथ उनके साथ डील करने के लिए। हमारा अपना घमंड भी है, हमारा अपना रुतबा भी है, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस भी हैं। तो मुझे तो देखिए, अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशंस हैं वो कमज़ोर होंगे, अनलेस एंड अनटिल हम अपनी अप्रोच चेंज करें। आप अभी कुछ दिन पहले सुन रहे थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, वो कह रहे हैं हम रेड लाइंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप वो एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता जब ये ऐसी एटीट्यूड हमारा भी कंटिन्यू रहता है तो कोई ट्रेड डील, जो पीयूष गोयल कहें कि भाई 15 नवंबर, वो जो फॉल का आखिर का टाइम बता रहे हैं कि 15 नवंबर तक हो जाएगी, उसकी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। ऑलराइट सर, अब इस पे दो बातें निकल कर आ रही हैं, जिस बात को शायद अनुराग सर भी बार बार इंसिस्ट करते हैं कि इसको इंडिया वर्सेस अमेरिका ना लेते हुए, और इस पे थोड़ा सा एडिशन सर, गर्ग सर ये कर रहे हैं कि एक्चुअली रीसेट जो हो रहा है उसमें शायद अब इतनी ज़्यादा इंडिया की ज़रूरत ना पड़े अमेरिका को। बट इससे बड़ा जो तस्वीर है जिसके बारे में शायद हम इंडिया को अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रखें हम, कि भाई बार बार ये कहा जाएगा कि भाई यहाँ से अगर कोई आवाज़ उठ रही है तो वो इंडिया के पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई होगी। बट बग्गा सर, बात दरअसल ये हो रही है कि ट्रंप ने अमेरिका को दिया क्या? छोड़ दीजिए आप इंडिया को क्या मिला, यूरोप को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला? टैक्स फाउंडेशन रिपोर्ट जो आ रही है 6 अक्टूबर को जो आई है,
उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई $1300 का वार्षिक टैक्स हाइक एक आम अमेरिकी पर पड़ा है, जो एक ब्रॉड बेस सेल्स टैक्स के समान है। तो आप ये टैरिफ लगाकर अमेरिकन्स को ही टैक्स का बोझ उन पर बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ है। घरों की जो हाउस होल्ड जो अफोर्डेबिलिटी, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू वहां पर पहले से रहा है। अब वहां पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है सर, जो लंबर की जो कॉस्ट है वहां पर वो बढ़ गई है, ये इस रिपोर्ट में है। फार्मास्यूटिकल्स का भी जिक्र है, ट्रक्स का है। तो जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू विंडफॉल के जो तमाम हैं टैरिफ से 2 अक्टूबर तक $269.8 बिलियन का रेवेन्यू विंडफॉल होने का अनुमान है। ये लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेन भी इसमें कहा गया है। अब इनकी डिटेल्स में नहीं जाते, इस रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कुल मिला के कि आप इंडिया को छोड़ दीजिए, यूरोप को छोड़ दीजिए, चीन को छोड़ दीजिए, कोरिया को छोड़ दीजिए, अमेरिकन को क्या मिला? तो क्या आपको लग रहा है सर कि जो ट्रंप कर रहे हैं उससे अमेरिकन को कुछ मिल रहा है या नहीं? देखिए, मिले ना मिले दीपक जी, क्या हो रहा है कि यू ब्लेम द अदर। तो क्योंकि आपके जो इश्यूज हैं उसके लिए आपको कोई दुश्मन ढूंढना है, तो अभी इमिग्रेंट को ब्लेम किया जा रहा है और बाकी जो ट्रेडिंग नेशंस हैं आपके साथ उनको ब्लेम किया जा रहा है। वैसे देखें तो 27-28 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। गुड्स का इंपोर्ट कितना है? 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। उसमें से काफी तो ऐसे हैं जो अमेरिका में बन ही नहीं सकते। अब टेक्सटाइल हो, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स साजो सामान हो, काफी हद तक। तो एक हो सकता था जो बाइडेन कर रहे थे, जो ये इन्फ्लेशन एक्ट के तहत, कि फिर से हाईटेक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। वो पुराना इंडस्ट्री तो आने नहीं वाला अमेरिका में। ना तो वर्कर्स हैं आपके पास, ना आप उस कॉस्ट पे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं पूरे बाकी देशों में। सो लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज नहीं चलेगा। कैपिटल कितना भी डाल लीजिए, ऑटोमेट कितना भी कर लीजिए, कुछ ऐसा सामान है जो नहीं बन सकता। हाईटेक में अगर आप करते वो बेहतर रहता। बट आपको वोट लेने हैं, आपको एक क्रिएट करना है इशू लोगों के जहन में कि बाहरी ताकत या इमिग्रेंट हो या फिर दूसरे देश हो, उनके कारण आपका इकोनॉमिक इश्यूज आया है। और कभी सच और ट्रंप का तो वास्ता रहा नहीं है। कुछ भी हो जाए वो उसको अपनी जीत बना के आगे चलते हैं। आप देखिए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं ट्रंप को और वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वहां थे क्या जब ट्रंप ने ये युद्ध रुकवाया? भारत की नीति है, भारत ने कहा है कि किसी दबाव में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, ये बायलैटरल था। पाकिस्तानियों ने आके गुहार की कि रोकिए और हमने रोका। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप का ईगो इतना बुलंद है, उसमें आप मसाज करिए तो शायद मुझे कुछ टैरिफ में राहत मिल जाए। तो पूरे देश अब लगे हुए हैं कि ट्रंप को कैसे एड्रेस किया जाए। ओवरऑल देखें, जो अनुराग जी ने बात की सही है। ओवरऑल देखें तो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा प्रो भारत रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त आया है, बट मैं आपसे भी बहुत सहमत हूं कि भारत के हित के खिलाफ इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत काम किया है। और पाकिस्तान जैसा रोग नेशन, पाकिस्तान जैसा टेररिस्तान, उसके साथ जैसे इन्होंने हाथ मिलाया है वो भारत को दिखा रहा है। और सुभाष जी ने बहुत सही कहा, और आपके प्रोग्राम पे ही मैं कहता रहा हूं, कोई बीटीए नहीं आने वाला, कुछ होने नहीं वाला है। अगर होना था तो जैसे यूके के साथ बात हो रही है, ईएफटीए आ गया हमारा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लाइechtenstein, आइसलैंड के साथ आ गया। वो $100 बिलियन डालेंगे 15 साल में। अगर कायदे से करना है, बहुत चीजें हो सकती हैं, बट अमेरिका को कुछ दरकार नहीं है भारत के साथ करार करने की। उनको सोयाबीन बेचना है, उनको मक्का बेचना है, जो हमें चाहिए नहीं। एथेनॉल के लिए आप थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो एक ना एक गुड्स पे करार हो जाएगा। बीटीए वगैरह जैसा कुछ आने नहीं वाला। H1B देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया वो बहुत ही भयंकर था। फिर उसी शाम तक इतना वापस आया प्रेशर,
कॉरपोरेट से कि भाई क्या कर रहे हैं आप, बंद हो जाएगा हमारा काम। धीरे धीरे करते करते अब कल एक और क्लैरिटी आ गया है कि F1 अगर स्टूडेंट के पास F1 वीजा है, वो H1 के लिए जाता है, उसको भी $1 लाख नहीं देने पड़ेंगे। तो उसमें बहुत रियायतें हो गई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण। भारत के लिए नहीं है, भारत के लिए किसी को दर्द नहीं है। और यही हमें अब सोच के चलना, हमारी जो नीतियां हैं, हमें एक अपनी पॉपुलेशन को स्किल अप करना है, दूसरा अपना जो मार्केट है वो बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है, सेल्फ कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको फ्री लंच नहीं देने वाला। यूरोपियन यूनियन को देखें तो पहले 6 महीने में हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 15% वॉल्यूम वाइज बढ़ गया, 14% वैल्यू वाइज। चीन का 20% बढ़ गया। तो खतरा यही है कि चीन डंपिंग करेगा पूरे विश्व में, और हमारे ऊपर भी वो सामान कहाँ जाएगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग अब बनाना, वो गाड़ी ज्यादातर छूट गई है। तो अगर आप हाईटेक में जाएं, इनोवेशन में जाएं, ये जो हमने डेटा सेंटर अलाउ किया है गूगल को, ये बहुत जबरदस्त है। $10 बिलियन का जो अलाउ किया है हमने, उस पर अड़े नहीं रहे हम कि डेटा यहाँ पे होगा, हम इंटरसेप्ट कर पाएंगे। चंद्रबाबु नायडू और मोदी ने मिलके जो कमाल किया है, ये गूगल का जो डील हुआ है, ऐसा डील होगा। और हमें उस तरह का साजो सामान वेलकम करना है भारत में। बाकी एक्सपोर्ट बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बेस्ड अब बनना बहुत मुश्किल है दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और बीटीए की जहां तक बात है, पूर्व में भी आप तीनों से हमारी चर्चा हो चुकी है, और बीटीए अगर हो भी जाता है तो उसमें भारत को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका भी नफा नुकसान हम पहले आपको करके दे चुके हैं। कोई खास उसमें ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल बीटीए के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। हालांकि ये समय बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट अनुराग सर, जो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ बेसिकली आउट ऑफ क्यूरोसिटी ऑल्सो, कि अमेरिका में जो भी हुआ उसका अमेरिका को क्या मिला। मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमको तो जो रिपोर्ट्स में जो खोलता हूँ वहाँ पर बार बार यही कहा जाता है कि भाई ये टैरिफ जो है वो एंटी अमेरिकन सेल्फ सापोटाज है। मतलब इस तरह की हेडलाइंस वहाँ पर अगर बन रही हैं, यू नो, अब कितना हुआ, जीडीपी श्रिंक हो गई, नो एम्प्लॉयमेंट का सब डेटा हमारे पास है, तो मिला क्या सर अमेरिका को? दीपक जी देखिए, हम तो मार्केट्स के लोग हैं। बात वो मानिए जिस पे आदमी पैसा लगाए। मार्केट्स तो आपको नैस्डैक और S&P बता ही रहे कि यूएस को क्या मिला। हाँ, दूसरा मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आजकल हर तरह के अखबार और चैनल हैं, आपको जो खबर पसंद है आप वो देखिए। थिंक टैंक्स भी हर तरह के, आप जो मर्जी थिंक टैंक पकड़ लीजिए और आपको एकदम तस्वीर एकदम उसके उलट मिलेगी। तो आई कैन सेंड यू 5 अदर थिंक टैंक्स जिनकी रिपोर्ट में बहुत अलग है। अल्टीमेटली जहां पैसा जा रहा है वो देखिए, पैसा सपोर्ट कर रहा है जो ट्रंप कर रहे हैं। सेकंड में यही सवाल दीपक, ऐसे तो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो इंडिया में भी सवाल रेज कर देते हैं कि मोदी जी के 11 साल हो गए, इंडिया को क्या मिला। इन सवालों का अल्टीमेटली कोई मायने नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज लोग सपोर्ट करते हैं उस देश के लीडर को, तो हमें कुछ समझना चाहिए कि लोगों को उतनी समझ है। और यहाँ की डेमोक्रेसी में भी ट्रंप का लार्जर सपोर्ट है इस समय, और डेमोक्रेट्स आर टोटली लूजिंग सपोर्ट। एक दीपक बात अगर मैं इससे खत्म करना चाहूं, और देखिए ब्लेमिंग द अदर, राजा सर ने कहा कुछ हद तक हम भी ब्लेमिंग द अदर कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू मोर लुक इनवर्ड्स। इस पर 2 पॉइंट्स हैं दीपक अल्टीमेटली। और जैसा गर्ग सर ने कहा कि अभी इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं दिख रहा यूएस का। वो क्यों नहीं दिख रहा दीपक? क्योंकि देयर आर 2 वेज यू कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर एनी कंट्री। वन, या फिर आप मिलिट्री के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो जाइए कि आपको जब का लड़ लीजिए आप लड़ लिए। वो तो इंडिया नहीं होगा जी। लेकिन पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान तो खुले तौर पे बोलते हैं आइए मेरे कंट्री में बेस बनाइए, जो करना है कीजिए। दैट इंडिया कैन नॉट डू। सेकेंड इज अ इकोनॉमिक पार्टनर, राइट, विच इज दैट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो और चीपर बेस बन जाए, या फिर हम बहुत बड़े मार्केट बन जाए यूएस गुड्स के लिए। वो इंडिया अगर नहीं करेगा तो दीपक फिर देन व्हाट विल अ कंट्री डू विद अ फ्रेंडशिप? तो फिर आप फोटो खिंचाते रहिए लेकिन उसका कोई मायने नहीं है ना दीपक। नहीं सर सॉरी, आप बोलेंगे कि सिर्फ आप बोलेंगे कि मेरे टाइम पर दीपक इंटरप्ट करता है, बट सॉरी आप ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हैं। देखिए सर, अमेरिका को कहीं बेस बनाना है, दुनिया में बनाए। 700 से ज्यादा ओवरसीज बेसेस हैं अमेरिका के, एकमात्र कंट्री है।
उसके आसपास भी नहीं है कोई। हमने वो कहीं भी बनाए सर, बनाते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप इंटरनेशनल मंच पे आपको व्यापार करना तो व्यापार करो, बदमाशी करनी तो बदमाशी खुल के कीजिए। ये इस तरह से छिप के इस तरह से, एंड ओवरऑल सर अगेन एंड टू बी प्रिसाइज सर, अनुराग सर, टू बी प्रिसाइज सर, मैं बाकी सब छोड़िए सर, आपकी बात मेरे को समझ में आती है बहुत अच्छे से। आप जो पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं मेरे को समझ में आ रहे हैं। वो प्रिसाइजली मुझे ये बताइए, आज कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ है सर, वो अमेरिका में पैसा लगाएगा, चीन में पैसा लगाएगा या भारत में पैसा लगाएगा सर? लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहां पैसा लगाएगा, कहां पोटेंशियल है? दीपक, ग्लोबल फंड्स तो अबाउट 80%, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है, 80% यूएस में रहता है पैसा और 10% यूरोपियन यूनियन में होता है। एक्चुअली पहले 70-20 एंड 10 का रेशो था, 10 इमर्जिंग मार्केट्स, 20 यूरोपियन मिडिल ईस्ट एंड 10-70 अबाउट इन यूएस। ये यूएस फंड्स का है। यूरोपियन फंड्स भी यही करते हैं इंसिडेंटली, उनका भी 70% पैसा यूएस में लगा है। जापानीज फंड्स भी यही करते हैं। तो कुल मिला के पैसा वहां लगाए जो आपको समझ में आता है और जहां पे जैसा आपकी परमिसिबिलिटी है, राइट। इंडिया में तो वो रूपी कन्वर्टेबिलिटी है नहीं, तो वो पैसा आप इंडिया में लगाइए। दैट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन दीपक। उसमें बट हाँ, मतलब पैसा ये बताता है आपको कि पेट्रियोटिज्म डजंट वर्क ऑलवेज। नहीं, मैं सर मैं पैसे को स्ट्रेटजी से नहीं पूछ रहा हूं मैं। आफ्टर द टैरिफ और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है वर्सेस जिस तरह से यूएस इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं फ्यूचर के, आपको क्या लगता है सर, दुनिया में पैसा, बड़ी बड़ी कंपनीज, सारे ब्रांड्स कहां का रुख करेंगे? गर्ग सर्विस में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कहां? ये दीपक, इसमें आई थिंक बहुत हल्के से एक मैंने कहीं चर्चा सुनी थी जिसमें कि इफ अ कंट्री इज सीन एज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका देन मोर मनी फ्लोज इनटू इट। अगर आप अमेरिका के फ्रेंड नहीं दिखेंगे तो पैसा आपसे निकलेगा। मार्जिन में ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान दिख रहा है सर फ्रेंड, सारे इन्वेस्टर्स करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट। पाकिस्तान इज नॉट अ बिजनेस एलाई, इट्स अ जियोपॉलिटिकल एलाई। वो दो चीजों में फर्क है दीपक। उनके यहाँ मिलिट्री कंट्री है, वी कांट बी दैट एंड वी डोंट वांट टू बी दैट, राइट। तो हर कंट्री का अपना अलग है दीपक, हमें ढूंढना होगा हमारा स्ट्रेंथ क्या है। गर्ग सर कुछ ऐड कर रहे थे। यस सर, गर्ग सर प्लीज सर। मैं ये कह रहा था, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में होता है, तो जो चीज़ फ्यूचर में काम होने वाली है, जो फ्यूचर में वैल्यू ऐड करने वाली है, फ्यूचर में टर्नओवर लाने वाली है, उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है। आज आप देखिए अमेरिकन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? ये जीपीयूज में हो रहा है, इनमें हो रहा है, सारी सारी एआई इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पूरा स्टॉक मार्केट भरा हुआ है, इस पे सारी दुनिया का पैसा आ रहा है। और जो एडवर्स इफेक्ट अगर ट्रम्प के टैरिफ का कुछ हो रहा है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, बिकॉज ये इकोनॉमी इतनी ज़्यादा चढ़ रही है। तो आप एआई के इन्वेस्टमेंट से, आप जो डिजिटल इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका में खूब इन्वेस्टमेंट हो रहा। आप दूसरी तरफ सोलर, आप ये डिजिटल, आप ये जो टेक्नोलॉजीज, रेयर अर्थ, ईवीज, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट चाइना में जा रहा है, चाइना में हो रहा है, बिकॉज चाइना हैज़ द प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। आप फिर ये सवाल पूछिए कि हमारे पास क्या है फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए, जो न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसमें हमारे पास क्या है? इसलिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं एफडीआई बहुत बहुत कमज़ोर हो गया, एफआईआईज भी विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बड़ा अजीब लगता है इस देश में कि अब हर महीने हम पहले एफडीआई का आंकड़ा दिया करते थे, अब मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से जो सरकारी प्रेस रिलीज आती है वो एफडीआई के बारे में तो आती नहीं है। ये इसके बारे में आती है कि ओडीआई में कितना कम या ज़्यादा हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट बाहर कितना जा रहा है। दिस टेल्स यू कि हम अब इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते कि एफडीआई हमारे। नहीं, मेरा तो पर्सपेक्टिव बहुत लॉन्ग है। मैं तो अभी जो तुरंत जो करंट सिनारियो है उसके बेसिस पे तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बट वेयर इज द पोटेंशियल, जो पूरी दुनिया जो कहती है कि भाई यही दीपक, यही पोटेंशियल है। बाकी क्या पोटेंशियल है? आदमी को ही होते हैं, 140 करोड़ आदमी लेके बैठे हैं। हाँ, उस पे तो मैंने सर शुरुआत ही मैंने वहां से करी कि जो हमें जहां कमियां हैं, जहां हमें काम करना है, वो एक सच है और वो हमें काम करना होगा। अपॉर्चुनिटी तो है हमारे पास, लेकिन अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं किया, लीवरेज नहीं किया, तो हम मिस कर जाएंगे। ये तो सब जानते ही, अभी नहीं है, बट यस फ्यूचर के लिए। बट
अगर हम कर देते हैं, जब शायद हम कर दें, शायद ना भी कर पाएं, लेकिन पोटेंशियल की मैं सिर्फ बात कर रहा था। कायम बग्गा सर, एक कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ फिर क्लोज करते हैं सर। देखिए, बेसिस की बात करें, कतार में सबसे बड़े बेस हैं दो मिडिल ईस्ट के, वहां पे इजराइल ने आके अटैक कर दिया घर पे। तो या तो इनकॉम्पिटेंट थे अमेरिकन, या फिर अमेरिकन कॉम्प्लिसिट थे, या कतार मिला हुआ था अमेरिकन के साथ, उन्होंने टॉर्च दिखाई कि यहाँ पे हमास है, यहाँ पे आप बॉम्बिंग करिए, ये पता नहीं। तो दोस्ती तो अमेरिका के साथ कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। इसमें अब हमें क्या करना है, जो हमारा पोटेंशियल है, अगर 2047-2050 का हम बात कर रहे हैं कि 22 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बना सकते हैं, तो वो अभी तक तो 1/5 1/6 इकोनॉमी ही बनी है। इतना ग्रोथ आने वाला है भारत में, बट उसके तौर पे हम ये नहीं देख रहे कि फॉरेनर्स बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जो अच्छी बात हो गई है, डोमेस्टिक कैपिटल आने लग गया है। डोमेस्टिक कैपिटल भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, अपना पैसा आ रहा है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा सरप्लस बढ़ता जाएगा। यंग पॉपुलेशन, अगले 20 साल के लिए हमारे पास मौका है दीपक जी, कि ये हम बना डालें, विकसित भारत बना डालें, तो अपॉर्चुनिटी तो है। अमेरिका 27 से 50 जाएगा, हम 5 से 25 या 30 जाने का दमखम रखते हैं। अब हम कर पाते हैं कि नहीं, ये किसी और दिन बात करेंगे, बट पोटेंशियल तो भारत में है। एब्सोल्युटली सर, और बहुत बड़ी महीन सी रेखा है ये। हल्का सा भी अगर हमने गड़बड़ की तो हम तो, ये तो कहा ही जा रहा है, तमाम रिपोर्ट्स कही जा रही कि भैया अमीर होने से पहले तो हम बूढ़े ही ना हो जाएं कहीं। और ये बहुत, आई मीन उस पर जब जाएंगे तो फिर एक पूरी समूची एक चर्चा लगेगी। बट 3 बातें मैं निकाल के जा रहा हूँ। एक, अमेरिका जो कर रहा है वो अपने हित में कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट, अपने राष्ट्र के हित में जो कर रहा है वो करेगा, जो अनुराग सर ने कहा, और ये एक सच्चाई है। कोई भी राष्ट्र अपने हित में उसके लिए क्या है, या उसकी करंट गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है आगे, वो अपने हित में सोचेंगे। अमेरिका को भारत की जरूरत है या नहीं, ये गर्ग सर ने साफ बताया कि बहुत ज्यादा भरोसे में मत रहिए, हो सकता है कि अमेरिका को आपकी जरूरत है भी नहीं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी बात ये होगी कि हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। 60% हमारा अपना ही माल हम ही खपत में आ जाएंगे अगर हम अपनी चीज़ों पर ध्यान रखें, अपने गिरेबान में झांककर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़े, तो संभवतः कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा कि किसने टैरिफ लगाया, किसने नहीं लगाया। ये एक बड़ा सवाल आज की चर्चा के बाद एक सार के रूप में निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बड़ा अच्छा लगता है आप तीनों से बातचीत करके। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर। बग्गा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सर, सॉरी, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आप ट्विस्ट जो लाते हैं ना सर, इसलिए मैं टोक देता हूँ, अदरवाइज आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।